निराला के साहित्य में स्त्री चेतना। निराला जी का समग्र साहित्य भारतीय राष्ट्रवाद की गूंज का साहित्य है। निराला जी जितने आत्म केंद्रित थे, उतने ही वस्तु केंद्रित, उन्हें समाज के सभी वर्गों का ज्ञान था। निराला जी ने जितने अंतरोधों और संघर्षों का सामना किया, उतना ही अंतर्द्वंद्व और संघर्ष इनके साहित्य में देखने को मिलता है। इनका जमाना नए मानवतावाद का जमाना था, जिसमें स्त्री और दलित अपनी परिस्थितियों से जूझता है, संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है। निराला जी के साहित्य में एक तरफ जहां क्रांति भावना दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ दलित और स्त्री के प्रति करुणा और सहानुभूति है। वे लगातार अपने साहित्य में स्त्री स्वतंत्रता की बात कहते हैं। उनका मानना था कि जैसे वर्ण व्यवस्था व्यापी है, वैसे ही नारी की पराधीनता। एक राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी था कि स्त्री भी स्वाधीन हो, दोनों को समान अधिकार मिले। उन्होंने लिखा, प्राचीन शीर्णता ने नवीन भारत की शक्ति को मृत्यु की ही तरह घेर रखा है। घर की छुआ में बंधी हुई स्त्रियां आज अपने अधिकार, अपना गौरव, देश तथा समाज के प्रति अपना कर्तव्य सब कुछ भूली हुई हैं। 2. स्त्री पुरुष ऊंच नीच का भेद मिटाना वे अपना राजनीतिक कर्तव्य समझते थे। उनका मानना था कि स्त्रियां दोहरी परतता से जब तक बाहर न निकलेगी, राष्ट्र कैसे स्वाधीन हो सकेगा। निराला जी नारी की सामाजिक पराधीनता का मुख्य कारण उनकी आर्थिक पराधीनता को मानते हैं। उन्होंने लिखा, अब घर के कोने में समाज तथा धर्म की साधना नहीं हो सकती। जमाने ने रुख बदल दिया है। हमारे देश की लड़कियों पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व आ पड़े हैं। उन्हें वायु की तरह मुक्त रखने में ही हमारा कल्याण है, तभी वे जाति धर्म तथा समाज के लिए कुछ कर सकेंगी। 3. निराला जी ने स्त्री स्वाधीनता प्रश्न को राष्ट्रीय स्वाधीनता से जोड़कर देखा। स्त्री स्वाधीनता के लिए सबसे पहले उनका शिक्षित होना जरूरी है। जब वे शिक्षित होंगी तब स्वावलंबी बनेंगी। उनका मानना था कि हमारे देश के लोग इस समय आधे हाथों से काम करते हैं, उनके हाथ निष्क्रिय हैं। जब स्त्रियों के भी हाथ काम में लग जाएंगे, कार्य की सफलता हमें तभी प्राप्त होगी। 4. समाज में शिक्षा के अभाव में अनेक कुरीतियां थी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। निराला जी ने इन प्रथाओं का खुलकर विरोध किया। निराला जी साहित्य के क्षेत्र में स्त्रियों के योगदान के प्रति बड़े सजग थे। वे हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित करते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि लेखिकाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, हिंदी के नवीन युग विकास को युवकों की तुलना में कम शक्ति इनसे प्राप्त नहीं हुई। कालिदास कला विषय पर पति के मुकाबले उन्हें प्रिय शिष्या ललिते कलाविदो, इस उक्ति से शायद प्राधान्य देना नहीं चाहते और वह उसकी शायद अधिक रसिकता रही हो, पर मुझे दोनों सम बल्कि ललित कलाविधि में देवियां समधिक दीख पड़ती हैं। 5. सुभद्रा कुमारी सिन्हा की पुस्तक अचल सुहाग उनके लिए केवल एक क्रांति नहीं थी, बल्कि उसमें उन्हें एक सामाजिक परिवर्तन की झलक दिखाई पड़ी। इसमें नारी का विद्रोही स्वर सुनाई पड़ा, जो पुरानी मान्यताओं में घुट-घुट मरने से बचने की आवाज सुनाई पड़ी। इतना ही नहीं, निराला ने इस कृति के माध्यम से चेतावनी दी। मुझे आशा है हिंदी भाषी जनता इस पुस्तक से अपने घर की महिलाओं की मानसिक स्थिति समझेगी और कर सके तो यथोचित करेगी, नहीं तो देवियां तो कमर कसकर तैयार ही। 6. स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए निराला जी ने कहा था, जितना अन्न भीख में दिया जाता है, उतना इकट्ठा करके गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जा सकता है। भारतीय नारी की आदर्श मूर्ति बनाकर स्त्रियों की समस्या का समाधान नहीं जा सकता। निराला जी ने स्त्रियों के दुखी जीवन को लेकर अनेक रचनाएं की। जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव, विधवाओं के प्रति कटु व्यवहार, पुरुषों का अहंकार, भारतीय परिवार में घूमती हुई नारी, इन सभी का चित्रण उनके साहित्य में देखने को मिलता है।
उनके गद्य साहित्य में उस समय अंतरजातीय विवाह एक बड़ी समस्या थी। पद्मा और लिली की पद्मा राजेंद्र से प्रेम करती है। पिता भिन्न जाति वाले से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते। राजेंद्र विलायत से बैरिस्टर बनकर लौटा, फिर उसने देश सेवा का व्रत लिया। पद्मा भी पढ़ लिखकर लड़कियों को पढ़ाती है। पिता की मृत्यु होने पर पद्मा और राजेंद्र का विवाह हो जाता है। निराला स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं। अलका उपन्यास की नायिका अलका की देखा जा सकता है। अलका नारी की स्वतंत्रता की प्रतिमा है। वो जमींदार मुरलीधर का डटकर मुकाबला करते हुए स्वयं को उसकी वासना का शिकार होने से बचाती है। निराला जी स्त्री स्वतंत्रता का हनन करने वाले पुरुष के स्वार्थपूर्ण कार्यों का विरोध करते हैं। वो सुहाग चिन्हों को धारण करने वाले सिंदूर, बिंदी, बिछुए आदि को नारी परतंत्रता का विषय मानते हैं। उनके अनुसार सुहाग को प्राण समझकर उसके चिन्हों को धारण करना स्त्रियों के लिए सम्मानजनक कदापि नहीं हो सकता। अलका उपन्यास की सावित्री बिंदी, सिंदूर और चूड़ी कभी नहीं पहनती। स्त्री स्वतंत्रता को वह भारत के संस्कारों से पूरित स्वतंत्रता की बात करते थे, न कि पश्चिमी अंधानुकरण का वह विरोध करते थे। निराला जी ने अपने समय के समाज और साहित्य का गहरा अध्ययन, चिंतन एवं मनन किया। उन्होंने स्त्री की जो दीनहीन दशा है उसका उत्तरदायी मुल्लाओं और पंडितों को बताया। इसलिए वे अपने साहित्य द्वारा उनका विरोध करते हैं। निराला जी ने बाल विवाह तथा दहेज प्रथा पर प्रकाश डाला। विवाह जैसे पवित्र संबंध में दहेज प्रथा को उन्होंने नासूर माना, जो आज भी जस का तस बना हुआ है। इसलिए गरीब के घर कन्या का जन्म लेना अभिशाप है। उनकी यह विवशता सरोज स्मृति में दिखाई देती है। ये कान्य कुल कुलर खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषम बलि में विष ही फल। 7 वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या भीषण समस्या के रूप में व्याप्त है। विभिन्न कारणों से समाज कन्या भ्रूण जन्म रोकने के लिए तत्प्रयत्नशील रहा है। ऐसे समाज में पिता द्वारा पुत्री की मृत्यु पर विलाप करना और उसे व्यक्त करने का साहस निराला ही कर सकते हैं। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। जाना तो अर्थागमो पाया, पदा रहा संकुचित काय। लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समराट। निराला जी विधवा पुनर्विवाह की जोरदार वकालत करते हैं। स्त्रियों को दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं है, वही पुरुष कई विवाह कर सकते हैं। इसी धारणा का खंडन करते हुए उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया। साथ ही इस दोहरी नैतिकता का विरोध वह अलका उपन्यास में अजित से विधवा वीणा का विवाह कराकर करते हैं। उनके लिए सामान्य स्त्री तो सम्मानीय है ही, वेश्या को भी वह है और त्याज्य नहीं समझे। पतित मानी जाने वाली वेश्या में वह स्त्री गरिमा के दर्शन करते हैं। क्या देखा? कहानी में हीरा नामक वेश्या के त्यागपूर्ण जीवन का वर्णन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। निराला जी स्त्री को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, इसलिए वे ज्ञान की सरस्वती से विनती करते हैं कि ज्ञान का नवीन प्रकाश कर संसार को नई गति प्रदान करें। वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वर दे वीणा वादिनी वर दे। 9 स्त्री का मान सदा से ही सम्मान का अधिकारी रहा है, किंतु पत्नी रूप में स्त्री की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। निराला जी पत्नी रूप में भी स्त्री का सम्मान करते हैं। वे स्त्री को मातृत्व की अतुलनीय शक्ति समझते हैं, जिसने संपूर्ण मानव जाति का सर्जन। तुलसीदास कविता में उन्होंने पत्नी के इसी शक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक स्वरूप का सशक्त वर्णन किया है। तुलसीदास के परिवेश द्वारा निराला ने अपने समय को व्यंजित किया।
तुलसीदास अपने परिवेश में जिस द्वंद्व से जूझ रहे थे उसी द्वंद्व निराला झेल रहे थे। निराला जी ने तुलसीदास में मध्यकालीन जीवन मूल्यों एवं अपने आधुनिक चिंतन के रचनात्मक द्वंद्व से परंपरा को परिमार्जित कर एक नई अर्थवत्ता प्रदान की। निराला जी ने अपने साहित्य द्वारा शताब्दियों से चली आ रही गुलामी जंजीरों को उतारकर लोक सामान्य की दुर्दशा का निवारण आंसू बहाने से नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने से होगा। स्त्रियों को अपनी अबला छवि को दूर कर अपने अधिकारों और अस्मिता के लिए सशक्त आवाज बुलंद करनी होगी। स्त्री जब स्वतंत्र और सुखी होगी समाज और संपूर्ण देश सुखी एवं संपन्न होगा। स्त्री पद दलित होगी तो राष्ट्र भी दरिद्रता से भरा रहेगा। निराला जी की स्त्री के प्रति दृष्टि सच्ची मानवतावादी दृष्टि है। उनके सभी नारी पात्र शोषणकारी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने को तत्पर हैं। शिक्षित नारी पात्र अशिक्षित बहनों की साक्षरता की जिम्मेदारी उठाकर देश के विकास में योगदान करती है। देवी कहानी में एक अति साधारण पगली स्त्री के द्वारा अपने ही ऊपर व्यंग्य किया है। पगली के कटे हुए थे। ताज्जुब की निगाह से वह आने जाने वालों को देखती थी। उम्र 25 साल से भी कम होगी। दोनों स्तन खुले हुए थे। प्रकृति की मार से लड़ती हुई वह मुरझा गई थी। पास में 1.5 साल का बच्चा था। संसार की स्त्रियों जैसी एक भी भावना उसमें नहीं थी। निराला जी कहते हैं, उसे देखते ही मेरे बड़प्पन वाले भाव उसी में समा गए और फिर वही छुटपन सवार हो गया। 10 इस बार उनकी परी स्वर्ग की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में पगली के भीतर की परी इस दुनिया से दूर उड़ की तैयारी कर रही है। निराला जी उसे पगली नहीं देवी मानते थे। उनका मानना था कि पागल और गूंगा वह समाज था जिसने इस तरह की देवियों को पथ की भिखारिन बना दिया था। संभव है अपने बच्चे की तरह यह पगली भी रास्ते के किनारे ही पलकर बड़ी। संभव हो उसका विवाह हुआ हो और गूंगीपन का पता लगने पर पति ने उसे निकाल दिया हो। कुछ भी हो उसकी इस हालत की जिम्मेदारी समाज पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निराला जी कहते हैं, परियों के ख्वाब देखकर यह समाज क्या खाक आगेगा जब उसकी देवियां इस तरह प्रकृति से लड़ती लांछित और पीड़ित होकर मन, बुद्धि और देह सभी कुछ नष्ट कर देंगी। 11 पगली देवी में अभी मातृत्व की भावना जागृत है। इसके आगे कवि को अपना अहंकार क्षुद्र मालूम होता है। पगली केवल कवि पर ही नहीं, समाज के नेताओं, उसके संचालकों, उसकी संस्कृति, कला और साहित्य सभी पर तीखा व्यंग्य है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, लेकिन इसमें सामाजिक जीवन के यथार्थ चित्र भी अंकित हैं। कान्य कुब्जों के रीति रिवाज, विवाह संबंधी लेन देन, विवाह की प्रणाली, विद्रोही व्यक्ति के प्रति उनका रवैया आदि बातें इस कविता में प्रत्यक्ष है। निराला जी ने अपने समय के नारी विमोचन आंदोलन का पुनर्तः समर्थन किया। उन्होंने अपनी विधवा सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेम संगीत, रानी और कानी मुक्तकों और पंचवटी प्रसंग एवं सरोज स्मृति इन लंबी कविताओं में नारी की स्थिति का जीता जागता वर्णन किया है। वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। 12 कोई भी उसके धीरज देने और उसके आंसुओं को पोंछने नहीं आता। माला अंत में बताते हैं कि सारा भारत उसके आंसुओं से तर गया है। कवि का आग्रह है कि नारी सुधार के प्रयत्न प्रशस्त हो जाएं। सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति कविता में नारी के अनश्वर महत्व का गीत गाया गया है। उन्होंने धन के मान को जर्ज के अपूर्व विवेक वारा प्रणय का समर्थन करने वाले सम्राट का समर्थन किया है। निराला जी ने स्त्री की भिन्न भिन्न समस्याओं को अपने साहित्य में उजागर किया है।
एक प्रतिशोध की कहानी कमला है, जिसमें कमला के पति एक झूठी बात के कारण इसे छोड़ देते हैं, लेकिन वह एक सच्ची पतिव्रता के समान पतिदेव की आराधना में लगी रहती है। उसकी तपस्या के प्रभाव से या देवगति से पति की बहन ऐसी परिस्थिति में पड़ जाती है कि गांव के लोग उनसे किसी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहते। न्याय ठुकराई हुई पत्नी के यहाँ पतिदेव से भीख मंगवाता है। भिक्षुक पति को पहचान कमला उसे माफ कर देती है, लेकिन स्वयं पति के पास नहीं आती। स्त्रियां उसे देवी के भाव से मन ही मन अपना आदर्श मानकर पूजती हैं। इस कहानी में समस्या का समाधान नहीं हुआ। निराला जी बताते हैं कि परित्यक्ता नारी स्त्रियों से पूजे जाने पर भी फिर अपने गृहिणी के स्थान को नहीं पा सकी। 13 ऐसी ही एक समस्या का काल्पनिक समाधान ज्योतिर्मयी में है। वह बाल विधवा है, लेकिन ससुराल नहीं गई और उसे पति का स्मरण तक नहीं। वह विजय से ब्याह करना चाहती है, लेकिन विधवा होने के कारण समाज उसके आड़े आता है। यह गुत्थी सुझाने के लिए विजय का मित्र वीरेंद्र 18,000 रुपए खर्च कर देता है। वह अपने बाप का इकलौता बेटा, इसलिए पिताजी उसके किसी काम में दखल नहीं देते। फिर तो यह धर्म का काम था। वीरेंद्र अपने मैनेजर को लड़की का बाप बनाकर इससे कन्यादान करा देता है। इस पर रुद्राक्ष की माला पहनने वाले और रक्त चंदन का टीका लगाने वाले विजय के पिता को भी कोई अति नहीं होती। तोड़ती पत्थर कविता में निराला जी ने वर्ग भेद के साथ मेहनत करती हुई स्त्री के जीवन को प्रस्तुत किया है, जो समाज द्वारा शोषित होकर भी चुपचाप अपने कार्य में लीन रहती है। इतना ही नहीं, कवि को उसमें उस मैं की अभिव्यक्ति भी मिलती है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छित्रता रहा, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, धुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर सी ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर 14। निराला जी का मानना था कि महान विप्लव ही हर एक सुधार का मूल है। स्त्रियां उन विप्लवों के साथ साथ आचार संबंधी जैसे जैसे परिवर्तन समाज में होते गए, वैसे ही वैसे अपना पूर्ण रूप बदलती गई। भारतीय नारी की आदर्श मूर्ति गढ़कर स्त्रियों की समस्या हल नहीं की जा सकती। विप्लवों के साथ जो अधिकार संबंधी परिवर्तन हुए हैं, उनके संदर्भ नारी की परिवर्तित स्थिति पर विचार हो सकता है। किसी समय स्त्री पुरुष में मौलिक अधिकार भेद माना जाता था, दोनों की शक्ति अलग, कार्य क्षेत्र अलग। रामविलास शर्मा कहते हैं, निराला ने घर में बंद रहने वाली स्त्री की घुटन उसकी मंत्रणा से पर्दा उठा। ज्ञान और कर्म में उसे पुरुष सहधर्मिणी कहकर उन्होंने अपनी तर्क शक्ति से उन तमाम रूढ़ियों को काट डाला जो उसे दासों का दास बनाए हुए थी। यह सही है कि शिक्षित प्रगतिशील युवतियों को देखकर उन्हें बहुत जल्दी प्रभात की ज्योतिर्मयी तरंगे याद लगती थी, किंतु यह भी सही है कि सड़क के किनारे बैठी हुई पागल भिखारिन में वह सांवली थी, दुनिया की आंखों को लुभाने वाला उसमें न कुछ था। निराला को वह रूप देखना पड़ा जिसे मैं कल्पना में लाकर साहित्य में लिखता हूँ। 15 निराला मेधावी और चिंतनशील कवि हैं। उनकी कल्पना शक्ति जैसी प्रबल है, वैसा ही प्रखर उनका विवेक है। स्वतः स्फूर्त भावोद्गारों के युग में वह निर्माण कौशल के धनी कलाकार है। सुदृढ़ मेधा, सजीव कल्पना, सघन भाव शक्ति का अनुसंयोग निराला जी में दिखाई देता है। निराला जी में जीवन का सुख पाने की अमिट आकांक्षा है। रामविलास शर्मा कहते हैं, वह नारी और प्रकृति के सौंदर्य के मानव उल्लास के कवि हैं, किंतु उनका चरम उत्कर्ष इस तरह के काव्य में नहीं है। उनकी शोकानुभूति और भी गहरी है। इसके अलावा वेदना के तीव्र आघातों से जहां मन संज्ञा शून्य सा हो जाता है,
जहाँ शोक के भाव परिवर्तित होकर स्वप्न के चित्र बन जाते हैं, वहाँ मन की इस दशा को देखते हुए निराला काव्य रचते हैं। प्रत्येक साहित्यकार बाहर और भीतर की दुनिया में कुछ नया ढूंढकर हमें देता है। निराला ने मन की उपर्युक्त स्थिति का जो चित्रण किया है, वह उनकी अपनी देन है। 16. निराला जी के साहित्य में विविधता है। उनका स्वर उदात्त है और उनके साहित्य का प्रधान गुण है। यही वजह है कि अन्य विषयों की तरह स्त्री के संबंध में भी विविधता दिखाई देती है। एक तरफ वह स्त्री के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, तो दूसरी तरफ समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। ये निराला की विशिष्टता है कि उनके यहाँ कानी रानी है, पगली देवी है। वे समाज में स्त्रियों के प्रति जो धारणाएं हैं, उसका खंडन करते हैं और स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं।